नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। लोग बताएं मैंने जो कहा था वैसा हुआ या नहीं, ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी किया संबोधित। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना प्रबल हुई है और विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपने कामों की कसौटी और परीक्षा बताया। पीएम ने कहा कि गरीब को आत्मविश्वास देता देता है पक्का घर व गैस सिलेंडर। लाभार्थियों को नहीं सरकार को उन तक पहुंचने की आवश्यकता है और मेरी तीसरी पारी में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, ये मोदी साहब करें। तो तीसरी पारी यानी कि बीजेपी की सरकार आती है 2024 में, तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने अपने आप के लिए कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, ठीक है। अमेरिका और कनाडा का मुद्दा एक जैसा नहीं है। जयशंकर कह रहे हैं कनाडा निज्जर की हत्या मामले में इनपुट दे तो भारत विचार तो को तैयार है। अमेरिका ने जब पन्नू का मसला सामने रखा तो कुछ खास चीजें बताई थी। अभी आपने देखा है कि एक उसमें गुप्ता नाम का कोई शख्स भी गिरफ्तार होने की बात भी हो रही है कि उसे खालिस्तान पन्नू को, जो अमेरिका ने पन्नू मामले में कि पन्नू को मारने के लिए कुछ इस तरह की सुपारीबाजी हुई थी, तो उसी को लेकर देशों के बीच विवाद भी चल रहा है उन मुद्दों को लेकर। जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। अग्रिम जमानत और अमान जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण भी दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसका, जिसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है और हाई कोर्ट के मामले में 62 साल रखी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार। अभी एमपीपीएससी का हुआ, उसमें पूछ लिया है क्वेश्चंस, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। और देखिए क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि किसी के नाम झूठा मुकदमा भी हो जाता है, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक लंबे समय तक वो जेल में डाला रहता है, तो उस चिंता को व्यक्त किया जा रहा है। ये आप देखिए, सी चिनपिंग 16 जून को कभी नहीं भूलेंगे, जनरल नरवणे कह रहे हैं। देश में 28वें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि चीन ने वुल्फ पर वॉरियर कूटनीति और सलामी स्लाइसिंग दावपेंच का इस्तेमाल करके छोटे पड़ोसी देशों को बहुत दबाया, लेकिन भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। उन्हें अपनी स्मारिका में कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 16 जून को कभी नहीं भूलेंगे। और विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, ये 9 की मौत, कहाँ की? नागपुर की बात है। आकाश ने हवा में एक साथ नष्ट किए 4 लक्ष्य। एक फायरिंग यूनिट के उपयोग से ऐसी क्षमता वाला पहला देश बना भारत। 12 दिसंबर को अस्त्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास में किया गया इसका प्रदर्शन। अच्छी बात है। रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ विकास संगठन ने रविवार को बताया। डीआरडीओ के बारे में भी याद रखेगा, और इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखना चाहिए। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ माननीयों की हो सकती है मिली भगत, ये आप देखते किसकी बात हो रही है? अभी संसद भवन में जो सुरक्षा में सेंध लगा ना, उसी की बात हो रही है। और अभी आप देखिए, एक जो सांसद साहब हैं उनके पास पर जो लोग आए हुए थे उनका नाम भी जुड़ चुका है। INDIA की बैठक में सीट बंटवारे में होंगे फैसले। ये आप देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है हमारे देश में। 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? किसका? लोकसभा का। और 18 साल के हो गए होंगे तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। रणवीर सेना प्रमुख हत्याकांड में पूरक चार्जशीट दाखिल हुई। रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या मामले में सीबीआई ने के पूरक आरोप पत्र चार्जशीट ने नाम सामने आने के बाद जदयू के पूर्व विधान परिषद LLC लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने यह आरोप पत्र 10 साल बाद दायर किया है। और देखिए, अगर हम सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में पूरे साल प्रदूषित रहती है यमुना। ITI के जवाब में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने किया, स्वीकार भी किया हुआ है।
नदियां आप देखते हैं एक समय कहते थे ना ये हमारा उद्धार करती हैं, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। ये भी रहता है। चलिए। पति पर अवैध संबंध का तुच्छ आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है, हाईकोर्ट का परिवार अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए महिला की याचिका खारिज की हुई है। आजकल इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब कोर्ट में आ रहे हैं। सशक्त बलों में परंपराओं और नवाचार के बीच संतुलन हो, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने वायुसेना अकादमी डुंडीगल में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। नवनियुक्त फ्लाइंग ऑफिसर से नई सोच और विचारधारा को बनाए रखने को कहा गया है। इसमें अच्छी बात है। ई सिगरेट पर शोध करने से बचे, मंत्रालय से पूर्व अनुमति लें। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कह रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों को दिया निर्देश, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पत्र के बाद उठाया ये कदम। कालीकट विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के खिलाफ बैनर मामले में बीसी ने मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। केरल के राज्यपाल ने राजभवन में अपने सचिव को दिया निर्देश, बीसी से पूछें कैसे दी गई बैनरों को लगाने की अनुमति। कुलपति से। एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति की बैठक आज होगी। अब आप देखिए एक साथ चुनाव करवाने की बात होती है ना कि विधानसभा और लोकसभा के कम से कम चुनाव एक साथ हो, 5 साल में एक बार हो और 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। तो उस पर वो समिति बनी हुई थी, उसकी अध्यक्षता की बात हो रही है। उसके अपने पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो एक आप लोग जरूर सामान्य जानकारी रखिएगा। स्वास्थ्य मेलों में 3 माह में 10 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे हैं। 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र शुरू हुआ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को सभी शर्तों को पूरा करने के बाद संयंत्र की शुरुआत की गई है। NPCIL ने कहा है कि ये दुनिया के सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से एक है। भारतीय कंपनियों द्वारा की गई है उपकरणों की आपूर्ति। गुजरात के काकरापार स्थित यह संयंत्र 16 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों की श्रृंखला में दूसरा है। यूनिट 3 के संचालन के 6 महीने के भीतर यह उपलब्धि महत्वपूर्ण भी है। ये राजनीति की खबरें चल रही हैं, खूब आप देखते हैं रणनीतियां बन रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहा है। अभी चुनाव भी हुए हैं तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बातें भी खूब हो रही हैं। सुंदरवन में घुसपैठ रोकने को गठित होगी विशेष समुद्री बटालियन। BSF की पूर्व कमान मुख्यालय ने तैयार किया खाका। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अंतिम मंजूरी फाइल का इंतजार है। कूनो के परौंद वन क्षेत्र में छोड़े गए 2 नर चीते। एक कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। माँ की सनातनी ज्ञान पर बेटे ने दिया नया विज्ञान। ए अनाज के हिसाब से तापमान और नमी होगी निर्धारित। प्रोफेसर के बेटे ने तैयार किया अनाज खराब होने से पहले अलार्म बजने की तकनीक। अच्छी बात है। ऐसे काम करेगी डिवाइस। ये डिवाइस में 2 प्रकार के सेंसर होते हैं, एक तापमान मापने, दूसरा नमी। ये रीडिंग लेकर माइक्रो कंट्रोलर को संदेश भेजते हैं और माइक्रो कंट्रोलर फैसला लेगा कि अनाज की थ्रेश होल्ड वैल्यू कितनी है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में तापमान में कितना अंतर है। माइक्रो कंट्रोलर फैसला लेगा कि अलार्म बजाया जाए या नहीं। हर 6 घंटे बाद डिवाइस तापमान जांचेगी और ताकि बैटरी की कम खपत हो। ये आप देखिए 28वीं वैश्विक जलवायु वार्ता एक समझौते के साथ समाप्त हो गई। समझौते में करीब 200 देश जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटाने पर सहमत हुए हैं। अगर समझौते की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि कोई नाराज ना हो। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा तंत्र से बाहर करने की बजाय बात हुई, लेकिन तेल उत्पादक देशों के दबाव में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर सहमति बनाई गई। जाहिर है कि वैश्विक जलवायु वार्ता धरती बचाने के लक्ष्य की ओर
मजबूत कदम नहीं बढ़ा सकी। समझौते में ना तो अमीर देशों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सका कि बेगरीब देशों को वित्तीय मदद करें और जिससे वे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जरूरी तौर तरीकों को अपना सकें। यहाँ हम इस बात की पड़ताल करें कि धरती बचाने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया समझौता कितना प्रभावी होगा। अमीर देश कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपनी न्यायोचित जिम्मेदारी कब निभाएंगी और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं देश, ये भी कहा जा रहा है। जमीन पर कितना बदलाव लाएगा COP20 के अहम फैसले। COP20 जलवायु परिवर्तन वार्ता ने कुछ अहम नतीजे दिए हैं। जैसे पहली बार देश इस बात पर सहमत हुए कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत है। पहली बार मीथेन उत्सर्जन कम करने का वादा किया गया है। वैश्विक वार्ता में लॉस एंड डैमेज फंड के पूंजीकरण और इसे लागू करने की बात की गई। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के रूप में करने के भी नतीजा करने की बात हो रही है। COP20 से जो उम्मीदें थी उसके लिहाज से यह निराशाजनक रही। अंतिम समझौते में जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम को लेकर कुछ खास नहीं है रहा। जीवाश्म ईंधन को हटाने की बात हो रही है और नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाने की बात हो रही है इसमें, और मीथेन उत्सर्जन में कटौती की बात हो रही है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही है। अनुकूलन पर वैश्विक आप देखते हैं कि लक्ष्य की बात भी हो रही है। कोयले का उपयोग कम करने की बात भी हो रही है इसमें। तो ये सब कहा जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन में दुष्प्रभाव के कारण पिछले 100 साल से 10 सबसे गर्म वर्ष 2001 रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज बारिश, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर घट रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे बहुत से तटीय इलाकों की डूबने का खतरा भी बढ़ा है। समुद्री जीवों की कई प्रजातियों पर खतरा भी होने की बात हो रही है। धरती बचाने के लिए काफ़ी नई वैश्विक जलवायु वार्ता के नतीजे, ये भी कहा जा रहा है। बड़ी बड़ी चुनौती। औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वैसे तो 1896 में ही रसायनविद स्वांति आर्हेनियस ने कोयला जलाने के से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ने की बात कही, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह इतने बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत है। 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से एक संधि हुई। इसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में नियमों का खाका खींचा गया और इसी के तहत 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के रूप में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दशक में चर्चा में खूब हुई, लक्ष्य भी तय किए गए, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उतना प्रयास नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। औद्योगिक उत्सर्जन भी बड़ी समस्या है इसमें, आप देखेंगे। UN की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा जरूरतों में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। 2020 की तुलना में इसे दुगने से भी ज्यादा करने का लक्ष्य है और सीमेंट उद्योग में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता वह देशों में नहीं दिख रही है और नहीं छूट रहा है कोयला से पीछा, ये भी कहा जा रहा है। आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर उद्योगों में ऊर्जा की स्रोत देखेंगे तो आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा 8.9 और 25.6 तरल ईंधन से, 24.1 प्राकृतिक गैस से और 26.7 आप देखिए कोयला से, 15.0 बिजली से। कोयले से सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस भी कहा जा रहा है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। किडनी प्रत्यारोपण के बाद सर्वाधिक समय तक जीने वाला शर्मा, राजस्थान में हनुमानगढ़ के कृष्ण राम शर्मा ने प्रत्यारोपण के बाद 46 साल तक बेहतर तरीके से जीवन यापन किया है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां भी मदद मिलती है। आहत हिंदू मन की आकांक्षा। तो भारतवासी मंदिरों और मूर्तियों में प्राण और देवत्व मानते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी और सोमनाथ आदि मंदिर भारत के मन में गहराई से रचे बसे हैं। ऐसे सैकड़ों मंदिर मध्यकाल में ध्वस्त किए गए थे। बनारसी और मथुरा के ध्वस्त मंदिर प्रत्यक्ष हैं और प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई अनाड़ी भी इन्हें देखकर बता सकता है कि मंदिर को गिराकर इस्लामी उपासना स्थल बनाए गए हैं। कमोवेश ऐसी स्थिति अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों के ध्वंस की है। मंदिर भारतीय संस्कृति की और परंपरा में उपास्य है और मंदिर ध्वस्तीकरण की प्रत्येक घटना ने भारतवासियों के दिल दिमाग में गहरे घाव दिए। ध्वस्तीकरण की घटनाओं के अवशेष भारत को अपमानित करते हैं। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर का ध्वंस हुआ और इसके निकट मंदिर से सटी ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर का पुराना निर्माण और बाद में तोड़कर बनाया गया मस्जिद नुमा ढांचा प्रत्यक्ष दिखता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यहां एडवोकेट कमिश्नर की मांग स्वीकार कर ली और कथित मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी और कुछ समय पहले न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की जांच के लिए भी वकील कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट कचहरी की बात अलग है। श्री कृष्ण भारत के हृदय में बसे हैं, वह संपूर्ण मनुष्य और पूर्ण अवतार है और इन्हीं
श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस हुआ था। यह सत्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने एक शिलापट पर अंकित है। यहाँ कंस के कारागार में 3168 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और इस स्थान से अनेक ब्राह्मी शिलालेख और पुरातात्विक लेख भी प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व पहली सदी में शक शासनकाल में जन्म स्थान पर वासुदेव कृष्ण मंदिर तोरण द्वार विद्यमान था। गुप्त सम्राट आप देखते हैं कि एक भव्य मंदिर बनवाया था इसलिए। यह मंदिर चीनी यात्री हेन तेसांग के समय भी था। इसे गजनी के मोहम्मद ने नष्ट किया था। राजा विजयपाल के द्वारा यह फिर से बनवाया गया था। सिकंदर लोदी द्वारा फिर तोड़ा गया। ओरछा नरेश ने फिर बनवाया। औरंगजेब ने इसे गिराकर आधे भाग में ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। हमलावर इस मंदिर के बार बार ढहाते थे। श्रद्धालु इसे बार बार बनाते थे। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की जैसे अनेक उपासना स्थल मंदिर गिराकर बनाए गए हैं। मंदिर ध्वस्तीकरण के पीछे हिंदू अपमान का एजेंडा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद लंबे समय तक चला। अयोध्या आंदोलन के दौरान समूचे देश में हिंदू अपमान को लेकर उत्ताप था। उन्होंने उन्हीं दिनों 1991 में उपासना स्थल अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम में व्यवस्था की है कि देश के सारे मंदिर 1947 की यथा स्थिति में रहेंगे। इस अधिनियम का अर्थ खतरनाक है। हिंदू ध्वस्त मंदिरों की यथा स्थिति स्वीकार कर ले। मंदिर तोड़कर बनाए गए उपासना स्थल राष्ट्रीय अपमान है। इसलिए उक्त अधिनियम राष्ट्रहितैषी नहीं है, जबकि विधि का उद्देश्य है कि लोक कल्याण होता है और लेकिन इस कानून में ऐतिहासिक राष्ट्रीय अपमान पर चुप रहने के उपदेश देते हैं। इस अधिनियम पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विचार हो रहा है और उपासना स्थल तोड़े जाने का अपराध मध्यकालीन हमलावरों एवं शासकों ने किया और राष्ट्र को नीचा दिखाने वाले ऐसे सभी स्मारक मिटा देने की आवश्यकता है। यह हर भारतवासी का अधिकार है और कर्तव्य भी है। अनेक देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जैसे पोलैंड ने स्वतंत्रता मिलने पर रूसी शासन की स्मृतियां मिटाने के लिए रूढ़िवादी चर्च हटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से 5 प्रण लेने का आह्वान किया, जिनमें गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रण भी शामिल है। प्रण भी महत्वपूर्ण है। हिंदू उपासना स्थल ढहाने, विकृत करने और उन्हीं स्थानों पर इस्लामी उपासना स्थल बनाने का लक्ष्य हिंदुओं को नीचा दिखाना था। हजारों मंदिर ध्वस्त करने की आखिरी मकसद क्या था? तैमूर ने बताया था कि हमलों का मकसद हिंदुस्तान को झूठी आस्थाओं और बहुदेववाद से मुक्त करना था। इसके लिए मंदिरों को नष्ट करना जरूरी है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नाम आप देखते हैं कि नाम में ही इस्लाम की ताकत का उल्लेख है। मंदिर ध्वंस की तीसरी ऐसी सारी घटनाएं हिंदू मन में कांटे की तरह झुकती हुई पुराने घाव का ताजा करती हैं। इसके बावजूद सेकुलर लिबरल तत्व हिंदू अपमान की इस मामले में मौन रहते हैं। उल्टे वे श्री कृष्ण और श्री राम को कल्पना बताकर आनंदित होते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था, लेकिन अपमानजनक अत्याचारों और ध्वस्त मंदिरों के जीर्णोद्धार पर काम नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय पुरुष पराक्रम का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। विदेशी हमलावरों और औरंगजेब जैसे शासकों ने जहां मंदिर ध्वंस किए थे वहां अब सभी उपासना स्थलों की जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। उपासना स्थल ध्वंस का कृत्य राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान है और इसकी भरपाई उपासना स्थल अधिनियम से संभव नहीं है। आक्रांताओं और मुगल शासकों द्वारा तोड़े गए प्रत्येक हिंदू उपासना स्थल को पहचानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाया जा सकता है। हिंदू मन मथुरा, काशी सहित सभी उपासना स्थलों के ध्वंस की दुखद स्मृतियों से छुटकारा चाहते। सुखद है कि अयोध्या से विदेशी आक्रांता बाबर का भूत भगा दिया गया। काशी मथुरा पर न्यायालय विचार कर रहा है। पहले से ही काफी देर हो गई है। राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान की घटनाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय अपमान के तथ्य सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष हैं और ध्वंस मंदिर स्वयं में साक्ष्य प्रमाण है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाएं इस पर विचार करें और तदनुसार निर्णय लें। देखकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया, इनके विचार हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि देखिए एक तरह से आप देखिए 1991 का जो कानून लाया गया था ना, क्योंकि आप देखते हैं कि दो समुदाय के बीच काफी खाई बढ़ रही थी, तो उसी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा कानून है, बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। और उसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के मामले को इससे अलग रखा गया था। देखते हैं आगे क्या होता है। निवेश का महत्व, निजी निवेश का महत्व। तो पिछले दिनों उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करना था और उसमें विभिन्न योजनाओं से संबंधित 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद बिहार में भी 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन हुआ। इसमें 300 से अधिक उद्यमियों ने राज्य में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की इच्छा प्रकट की। यदि इन प्रस्तावों को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारा जाए तो दोनों राज्यों आर्थिक प्रगति विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि
और विकास के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निवेशक सम्मेलन राज्य के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं और इससे न केवल कर राजस्व बढ़ता है बल्कि राज्य के लोगों को भी व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल मिलता है। राज्य की संस्कृति, खान पान और विविधीकरण को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। निवेश के गुणक प्रभाव से उस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं, नगरीकरण आधारित संरचना भी अधिक मजबूत होती है। आय के स्रोतों के बढ़ने से राज्य को ऋण जाल से बाहर निकलने का भी अवसर नहीं मिलता है, बल्कि इनका केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भरता भी कम हो जाती है। निवेशक शिखर सम्मेलन राज्यों को अपनी आर्थिकी को समझने का नया दृष्टिकोण भी देते हैं। नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिए जाने के बाद से राज्य अपने संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए योजनाएं खुद बना रहे हैं। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए निजी निवेश के महत्व को समझने लगे हैं। बदलते आर्थिक माहौल में राज्य निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए वे आवश्यकता अनुसार श्रम सुधार कर रहे हैं, नियम कानून को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तकनीक को बढ़ावा देने के साथ ही अपने अधिनियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके कारण विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू हो गया है और भारत का हर वह राज्य जिसके पास व्यवसाय के अवसर हैं निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जो निवेश पहले केवल बंदरगाह वाले क्षेत्रों के होते थे, आज उसमें बदलाव आया है। निवेशक अब उन राज्यों में भी निवेश कर रहे हैं जहां व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर हैं। ऐसे सम्मेलन महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में आयोजित भी किए जा चुके हैं। इन निवेश सम्मेलनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किए गए समझौते में से कितनों को वास्तविक स्वरूप धरातल पर उतारा जाता है। व्यवहारिकता में ये सम्मेलन राजनीतिक दृष्टिकोण को अधिक पुष्ट करते हैं, जबकि इन सम्मेलनों का उद्देश्य राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करना होना चाहिए। निवेशक किसी भी राज्य में तब तक निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि उस राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं। इसके लिए राज्यों को गंभीरता के साथ नीतिगत पहल करनी होगी। लाल फीताशाही को घटाने के लिए नियामक प्रणाली को आसान बनाना होगा। अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपने के साथ जिम्मेदारी भी निश्चित की जानी चाहिए और नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों को अलग करने से निष्पादन में तेजी आती है। डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ निगरानी एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने से पूंजी की लागत को स्थिर रखा जा सकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादन के कारकों में आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाना चाहिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ रहे भारत में पर्यावरण चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। निवेशकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रत्येक राज्य की उसके संसाधनों के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। सेवा, कृषि, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन प्रसंस्करण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन, फिल्म और आयुष आदि जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्यों के विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। सभी राज्य श्रम संपन्न हैं। ऐसे में यदि प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करे तो 8% की विकास दर को आसानी से हासिल किया जा सके। भारत तेजी से सतत विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हर राज्य को अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। यदि सभी राज्य इस दिशा में गंभीर प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हैं तो 5 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के साथ केंद्र एवं विभिन्न राज्यों में आपसी सहयोग और समन्वय का संबंध भी बना रहे। आज जब एक राष्ट्र की अवधारणा पर नीतियां बनाई जा रही हैं तो ऐसे में उत्तर बनाम दक्षिण की बात बेईमानी हो जाती है। वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि निवेशक सम्मेलन में होने वाले समझौते को सार्थक बनाया जाए। लेखक अर्थशास्त्री है, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सुखद और आनंद। सुख और आनंद एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचार करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। जो भी सामग्री या पदार्थ इंद्रियों को अच्छा लगता है यह हमारी इंद्रियों के अनुकूल होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं। एक सुनवाई में देरी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उचित है कि जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि यह लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। लेकिन जितनी जरूरत जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई की है उतनी ही मुकदमों का निस्तारण करने की भी है। समस्या है कि जमानत अर्जियों की सुनवाई से लेकर मुकदमों के निस्तारण तक की प्रक्रिया बेहद शिथिल और समय खपाने वाली है। यह कहना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जियों को लेकर जो टिप्पणियां की उसका कितना असर पड़ेगा, स्थितियां बदलेंगी या नहीं, यह प्रश्न इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख के सिलसिले को लेकर भी अपनी चिंता जताई थी। लेकिन अब यह कहना कठिन है कि उसकी ओर से चिंता जताए जाने के बाद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। तारीख पर तारीख का सिलसिला अब भी कायम है। जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही अनुभव किया कि बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है
और सुप्रीम कोर्ट ने इससे चिंतित होना चाहिए कि न्याय में विलंब को लेकर उसकी ओर से की जाने वाली बातों पर का जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाल के एक आंकड़े के अनुसार यह संख्या 5 करोड़ को पार कर गई है। यदि एक परिवार के औसत सदस्यों की संख्या 5 मान ली जाए तो इसका अर्थ है कि करीब 25 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। और न्याय में देरी आप देखते हैं कि एक तरह का अन्याय ही है। अदालतों में लंबित मामलों के लंबा खींचने से लेकर केवल आम लोगों की न्यायिक तंत्र पर आस्था की ही कमजोर नहीं होती, बल्कि उन्हें मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोगों के समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। यह एक विडंबना है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है तब न्यायपालिका में सुधार की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। न्याय में देरी को लेकर ना जाने कितनी बार चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाद वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक निश्चित समय में मुकदमों का निपटारा करने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों को परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती है, बल्कि देश की प्रगति भी बाधक होती है। यही सही है कि लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए अदालतें संसाधनों के अभाव का जो सामना कर रही हैं उसे दूर करने के साथ ही न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यह तारीख के सिलसिले का समाधान नहीं किया जा सकता। वांछित नतीजे आने वाले नहीं हैं। सही मूल्यांकन आवश्यक है। झारखंड की सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यालयों के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा OMR सीट की जगह उत्तर पुस्तिका पर लेने का निर्णय सही है। इससे परीक्षार्थियों का सही मूल्यांकन हो सकेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। OMR सीट पर होने वाली परीक्षा में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। अच्छी बात है। सरोगेसी से बेहतर बच्चा गोद लेना। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोगेसी से जुड़ी एक याचिका पर अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया को विनियमित करने वाले कानून का उद्देश्य सरोगेट के शोषण को रोकना है। कोई नहीं चाहता है कि भारत में किराए पर कोख सरोगेसी लेने का उद्योग बन जाए। यह ऐसा उद्योग नहीं है जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता एक खास कारण से भारत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक असमानता है और उन्हें लगता है कि किराए पर कोख आसानी से मिल सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि भारत जैसे देश में बच्चा गोद लेने को प्रोत्साहित करना की आवश्यकता है। और सरोगेसी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 को लागू किया गया है। सरोगेट माताएं ज्यादातर गरीब बच्चों की महिलाएं होती हैं जो कुछ पैसों के लिए दूसरे के बच्चों की मां बनने को तैयार हो जाती हैं। कई बड़ी हस्तियों ने भी बच्चे होने के बावजूद सरोगेसी तकनीक का उपयोग किया है। वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें विदेशी या फिर प्रवासी भारतीय भारत आते हैं और गरीब एवं आदिवासी महिलाओं को पैसे का लालच देकर उनके किराए को आप देखते हैं कि कोख खरीदते हैं। इसके बाद जब वह बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसे अपनाने से मना कर देते हैं। भारत में भी ऐसी कई विवादित मामले देखने को मिले हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय उस देश में ही ये सुविधा ले सकते हैं, लेकिन वे भारत में गरीब महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें पैसा का लालच देकर अपने बच्चों के लिए 9 महीने तक किराए की कोख का सौदा करते हैं। वहीं कई महिलाएं अपने घर को खराब होने से बचाने के लिए 9 महीने तक तनाव से गुजरना पड़े, इसलिए वे सरोगेट मदर के जरिए बच्चा करवाती हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए और सख्त कानून लाना ही समाज के लिए हितकर है। यह तो हम सभी जानते हैं कि 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध और उसके प्यार की अधिक जरूरत होती है, लेकिन सरोगेट मदर से जन्मे बच्चे को कभी भी माँ का दूध नसीब नहीं होता है। बच्चे के पैदा होते ही दंपति पैसा देकर उसे अपने साथ ले जाती है। और ये ऐसे में जिस दंपति के लिए बच्चा पैदा करने की किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, उसके पास बच्चा गोद लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। ऐसे दंपति के साथ साथ उन बच्चों का भी जीवन बदल जाएगा। गरीब महिलाओं का शोषण करने वालों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी की सराहना की जानी चाहिए। इससे जैविक संबंध के लिए सरोगेसी का चुनाव करने वालों की मानसिकता बदल देगी और ज़्यादा से ज़्यादा दंपति भारत में बच्चा गोद लेने के लिए इच्छुक होंगे। बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं ना, उन्हें गोद ले लीजिए अगर इतना जरूरी है तो, अगर आपको लगता है। ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। जीडीपी में आई तेजी से रोजगार सृजन की गति। कोरोना संक्रमण के दौर में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। संक्रमण का दुष्प्रभाव समाप्त होने के पश्चात आर्थिकी आगे बढ़ने लगी है। बीते एकाध वर्षों में इसमें फिर से तेजी आई है। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में यह तेजी स्पष्ट रूप से दिखने में आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया आंकड़ों में वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 7.6% की वृद्धि दर्शाई गई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तीव्र बढ़ोतरी के कारण रोजगार के अवसरों में भी व्यापक वृद्धि होना हमारे लिए अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। तीर्थों के विकास से स्थानीय आर्थिकी को मजबूत मिलता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। खबरिया चैनलों का जबरिया पराक्रम तंज कसा जाता है। बासपा की भी परिवारवाद की राय पर अभी आपने देखे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजों को बनाया ना, आकाश आनंद को।
सत्ता के बाद कार्य व्यवस्था परिवर्तन की आस, ये आप देखेंगे। ये 2023 में आप देखिए 1.5 लाख करोड़ का एफपीआई निवेश की बात हो रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू बाजारों में जमकर निवेश कर रहे हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। 43,000 करोड़ के पास पहुंची एफबीआई निवेश दिसंबर में। अब तक 1.21 लाख करोड़ की निकासी की थी एफबीआई ने पूरे 2022 में। ये देख सकते हैं आप लोग। भारत के कुल व्यापार में 2023 में 2.6% की गिरावट का अनुमान है। चालू कैलेंडर वर्ष में स्मार्टफोन निर्यात 93% बढ़ने की उम्मीद है। कंप्यूटर लैपटॉप का आयात 10% से अधिक घटेगा। फंसी आवासीय परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ मांगे गए। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के संगठन नरेडको ने फंसी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए। दिसंबर के पहले पखवाड़े में डीजल की बिक्री में सुधार की बात हो रही है। जनरेटिव एआई किसे आर्थिकी में जोड़ेंगे 1.5 ट्रिलियन डॉलर, 17.8 अरब डॉलर का हो गया जाएगा क्लाउड सेवा बाजार। आप देखेंगे जीएसटी नोटिस पर 31 जनवरी तक अपील की बात हो रही है। ये 2017 में आया था जीएसटी। 2047 तक सबको बीमा में एलआईसी की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। स्नातकों के बीच बेरोजगारी 13.4% पर है। आवधिक श्रम सर्वे के मुताबिक चंडीगढ़ में सबसे कम 5.6% बेरोजगारी दर है। दिल्ली दूसरे पर। बड़े राज्यों में बेरोजगारी को लेकर राजस्थान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। उड़ीसा दूसरे नंबर पर आता है इसमें। बीटेक में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या भी घटने की बात हो रही है। ये भी आप देखने को मिलता है इसमें। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, ये भी देख सकते हैं आप। और ये आप देखिए सिंगापुर का गिरोह भारतीय प्रवासी यात्रियों से करा रहा है सोना तस्करी। ये मामले भी आते रहते हैं। ये उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई जल क्षेत्र की ओर दागी मिसाइल। ये आप देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया देखें ना, ये ऊपर उत्तर कोरिया नीचे दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। बाकी इजराइल और हमास के बीच चल ही रहा है, ये भी देखेंगे। कुवैत के नए अमीर बने शेख मिसाल। कुवैत पहुंचे मंत्री हरदीप पुरी शेख नवाफ के अंतिम संस्कार में शामिल। भारत ने दिवंगत नेता के सम्मान में की राजकीय शोक की घोषणा भी की हुई है। बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी हमारे देश के खून में जहर घोल रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। अब चुनाव आने वाला है, इसमें भी यहाँ भी खूब होगी। ये नाटो पर हमले की रूस की कोई योजना नहीं, पुतिन कह रहे हैं। नाटो सैन्य संगठन है ना, उसकी बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। नाटो की अगर हम बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? बेल्जियम में है। कौन सी जगह है ये आप लोग बताइएगा। चलिए, रूस की सत्ताधारी पार्टी ने पुतिन के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने का समर्थन किया हुआ है। अवैध प्रवासन से यूरोप को भारी खतरा है, ऋषि सुनक साहब करें। ये भी आप देखेंगे, सब देखते रहिए। फ्रांस में जगमगाए आकाश, प्रशासन ने इसे खतरनाक माना है। क्रिसमस का उपलक्ष्य है ना। ये आप देखिए खेल के क्षेत्र हैं, ये भी देख लिया करिएगा। ये अर्श ने दक्षिण अफ्रीका को फर्श पर पहुंचाया है। पहले वनडे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया ना। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं। बीसीसीआई की आज दुबई में होगी बैठक, आप देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही, बीबी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में इसके। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। पाक के विरुद्ध जीत में लियोन ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया ने 360 रनों से जीता पहला टेस्ट मैच। स्पिनर नॉर्थ लियोन टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 500 विकेट। लाकेयर को मैदान पर पड़ा दिल का दौरा। ल्यूटन के कप्तान है टॉम लाकेयर। इन्हें महिला हॉकी टीम हारी। भारतीय महिला हॉकी टीम का 5 देशों के टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन जारी रहा। इसमें पेडव 7वें स्थान पर। भारतीय महिला गोल्फर पेडवी रमनदीप कौर ने खिताब जीता। पंजाब की रमनदीप कौर ने 8 राउंड पर चले मुकाबले में विभाजन निर्णय से हरियाणा की ममता सिंह को हराकर लाइट फ्लाईवेट डिवीजन में प्रतिष्ठित WBC इंडिया खिताब जीता है अपने। सतीश कुमार बने उड़ीसा मास्टर्स सिंगल्स के चैंपियन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दिव्यांगों को दिया नई ऊंचाइयां छूने का अवसर। डेविस कप में पाक के विरुद्ध भारत की अगुवाई करेंगे राम कुमार। को मिल जाती हैं कुछ खबरें। अनुभव बहुल कविता का दौर। अयोध्या में राम बारात प्रस्थान के साथ पूरी गरिमा से चमका आस्था का सुर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप देखेंगे विधिन डालने की हो सकती है कोशिश, ये कही जा रही है। अब भव्य राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में। 1858 में हवन
करने वाले निहंग बाबा के वंशज अब लगाएंगे लंगर। और आप देखिए कि सिख धर्म में जो लंगर की व्यवस्था है ना, मुझे लगता है वो मुझे दुनिया में सबसे अच्छी लगती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप देखिए इसरो ने GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसकी स्थापना आप देखिए 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो ने 2014 में आज ही सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। GSLV रॉकेट का वजन 630 टन और इसकी ऊंचाई करीब 42 मीटर थी। रॉकेट अपने साथ 4 टन वजन ले जा सकता था। इससे अंतरिक्ष में इंसान भेजने में मदद मिलेगी। सचिन तेंदुलकर ने खेला पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज ही 1989 में गुजरावाला में पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला था। सचिन इस मैच में 5वें नंबर पर खेलने आए तो शून्य पर आउट हो गए थे। तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने उनको आउट किया था। उस समय सचिन की उम्र 16 साल और 238 दिन थी। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं लोक गायक भिखारी ठाकुर। लोक गायक संगीत का नाट्यकर्मी भिखारी ठाकुर का जन्म आज ही 1887 में बिहार के सारण जिले में हुआ था। उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1917 में कुछ साथियों के साथ मिलकर यह कर्नाटक नृत्य मंडली बनाई। नाट्यमंच में से वे कुरीतियाँ और बेरोजगारी, रोजगार के लिए पलायन जैसी समस्या पर प्रहार करने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा। बिहार सरकार ने उनको बिहार रत्न से सम्मानित किया। 10 जुलाई 1971 को उनकी डेथ हो गई थी। चिली में ज्वालामुखी विस्फोट। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के विलारिका ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद क्रेटर से निकलता लावा देख सकते हैं। इंटरनेट मीडिया के कम उपयोग से मानसिक सेहत में सुधार। उपयोग में रोजाना 30 मिनट तक की कमी करने वालों में कामकाजी संतुष्टि भी ज्यादा रही है। देख रहे हैं फोमो, घटनाओं के छूट जाने का डर, फोमो भी होता है कम। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है ऑक्सीजन की अधिक मात्रा। अनुसंधान कर अधिक व्यायाम का लंबी आयु से सीधा संबंध होने पर संशय है। समाज और पर्यावरण में दीर्घायु होने के एक प्रमुख कारक हैं, लेकिन रोगों की रोकथाम में व्यायाम निभाता है अहम भूमिका। व्यायाम तो करते रहा करिए। योगा नींद में बनाता है स्केच, सुबह कुछ याद नहीं रहता है। ये कहाँ, लंदन की घटना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों को कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।